हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल यूपी बोर्ड सीबीएसई बोर्ड शो। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर भूगोल के बारे में। और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आर्थिक भूगोल के अर्थ एवं उपगाम की विवेचना करें। ठीक है, तो इसका आंसर देखिए क्या है। बोला है कि आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मानव के आर्थिक क्रियाकलाप का अध्ययन किया जाता है। यानी कि देखिए, आर्थिक भूगोल वो भूगोल है जिसके अंतर्गत हम लोग अर्थ के बारे में यानी कि आर्थिक यानी कि पैसों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब देखिए आर्थिक भूगोल में मृदा, जल, खनिज, ऊर्जा संसाधन, आखेट, मत्स्य पालन, पशुपालन, कृषि, विनिर्माण, परिवहन, संचार, व्यापार आदि का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, इसमें इन सभी चीज़ों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है, प्रोफेसर एक हैं, प्रोफेसर जीमेर मेन के अनुसार जो है आर्थिक भूगोल मनुष्य के आर्थिक जीवन और वातावरण से संबंधित है। ठीक है, आर्थिक भूगोल में हमें उन प्राकृतिक संसाधनों की स्थिति और वितरण आदि से परिचित कराता है जिनके द्वारा वर्तमान समय में किसी देश की आर्थिक उन्नति हो सकती है। ठीक है, तो इसमें जो है ये जो प्रोफेसर हैं ये बताते हैं कि जो मतलब कि तो ये जो प्रोफेसर हैं वो बोलते हैं कि मतलब कि जो भी आपकी आवश्यकता है उसकी पूर्ति जो करता है यानी कि जो धन पूर्ति करता है उसको क्या बोलते हैं, आर्थिक भूगोल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए जो है इसमें हम देखेंगे और आगे कि क्या होता है। आज से इस युग में यह मानना बहुत आवश्यक है कि उस देश की उन्नति के लिए कृषि उत्पादन और खनिज पदार्थ के उचित मात्रा में प्राप्त होने का क्षेत्र कौन कौन से हैं। देखिए ये ज़रूरी है जानना कि कहाँ पर उत्पादन, कहाँ पर खनिज पदार्थ की ज़्यादा आवश्यकता है। ठीक है, वहाँ पर आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं। ये सब कौन बताता है, इन उत्पादनों की उत्पत्ति क्षेत्र की जानकारी आर्थिक भूगोल का अध्ययन से ही प्राप्त होता है। मतलब कि ये सब जो भी जानकारी आपको मिलता है कि हमें कहाँ बिजनेस करना चाहिए, कहाँ अपना पैसा लगाना चाहिए, किस उत्पादन के कहाँ खनिज मिलेगा, ये सब चीज़ का हमको ज्ञान कहाँ से होता है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होती है, ये जो है आर्थिक भूगोल हम पढ़ते हैं तो वहाँ से हमको ये सब की जानकारी मिलती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन कि अनुसंधान की संकल्पना की व्याख्या कीजिए एवं वर्गीकृत के आधार को स्पष्ट करते हुए संसाधन का वर्गीकरण करें। देखिए ये आपका क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या है कि जो है संसाधन है, संसाधन क्या होता है इसकी व्याख्या करना है, प्लस इसका वर्गीकरण का आधार जो है उसको स्पष्ट करना है यानी कि उसके बारे में बताना है। तो देखिए संसाधन पहले होता क्या है, संसाधन मानवीय पर्यावरण के वे पक्ष हैं, ठीक है, जिनके द्वारा मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। ठीक है, जो भी मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर लेता है, जो साधन उसकी पूर्ति करता है उसको क्या बोलते हैं, जो है संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब जो है आगे देखते हैं। संसाधन का उपयोग मनुष्य अपने इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। अगर कोई वस्तु प्रकृति में हमेशा से मौजूद हो तो हम उसे संसाधन नहीं कहेंगे। देखिए क्यों नहीं कहेंगे, जब तक कि मनुष्य का उसमें हस्तक्षेप ना हो। मान लीजिए कोई प्रकृति में है, जैसे मान लीजिए हीरा ही था, हीरा जो है प्रकृति में ऐसे ही गिरा होता, अब उस हीरे का हम लोग यूज नहीं करते। मान लीजिए कोयले से हीरा मिला है, अब कोयले का हम लोग यूज नहीं करते, कोयला से आग जलता है, हीरा से हम लोग का जेवरात जो भी है, गहना, ये सब बनता है। अगर हम लोग उसका मतलब उपयोग नहीं करते तो क्या वो संसाधन कहलाता, बिल्कुल नहीं। तो वही बोल रहा है कि ये जो है जब तक मनुष्य उसमें हस्तक्षेप ना करे यानी कि जब तक उसका उपयोग ना करे तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं
कि संसाधन का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जा सकता है। अब इसका वर्गीकरण निम्न आधार पर किया जा सकता है, कैसे भाई? तो देखिए, एक तो अधिकार क्षेत्र के आधार पर, अधिकार क्षेत्र के आधार पर कैसे वर्गीकरण किया जाता है? तो किसी देश में के नागरिकों के अधिकार क्षेत्र में आने वाला व्यक्तिगत संसाधनों तथा मानव कल्याण के लिए उपयोग में लाए जाने वाला संसाधन इसमें आते हैं। देखिए, जो भी मानव अपना उपयोग में लाता है, जो भी संसाधन को अपने अधिकार में लाता है, ठीक है, वो सब इसमें आते हैं। जैसे मुद्रा हो गया, भूमि हो गया, मकान हो गया, खनिज भंडार हो गया, आदि इसमें सम्मिलित होते हैं, ठीक है। मतलब कि इन सब का क्या करते हैं, उस पर अपना अधिकार जमाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए किसी का मुद्रा, मान लीजिए कि 100 रुपया उसने कमाया, तो वो उस पर अधिकार जमाएगा कि हाँ ये 100 रुपया उसका है। भूमि खरीदेगा तो उसका होगा, ठीक है, मकान। तो ये सब क्या है, अधिकार क्षेत्र के आधार पर है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, सुलभता के आधार पर भूमंडल का उपयोग मानव द्वारा, जैसे वायुमंडल, ऑक्सीजन आदि। देखिए, सुलभता के आधार पर मनुष्य जो है क्या करता है, भूमंडलों का उपयोग करता है कि कहाँ की मतलब कि वायुमंडल अच्छी है वहाँ पर जाकर वो बसता है, ठीक है। ऑक्सीजन कहाँ मिल रहा है, अच्छा कहाँ है वातावरण, वहाँ जाकर अपने सुलभ के अनुसार वहाँ पर रहता है, वहाँ पर अपना संसाधन शुरू करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये उसके जो है वर्गीकरण, मतलब कि वर्गीकरण जो है ये सुलभता के आधार पर किया जाता है, ठीक है। अब तीसरा आता है उपयोग के आधार पर। उपयोग के आधार पर क्या होता है कि कौन सा पदार्थ उपयोग होने वाला है और कौन सा पदार्थ उपयोग हो चुका है, इसमें इसकी जानकारी मिलती है। यानी कहने का मतलब कि उपयोग के आधार पर भी संसाधन को बताया जा सकता है कि यानी कि किस संसाधन का उपयोग हो चुका है। जैसे मान लीजिए मार्केट में जिस संसाधन का ज़्यादा डिमांड है उसको आप लाएंगे तो उसकी बिक्री ज़्यादा होगी, ठीक है। आ रहा है बस समझिए, सबका अलग अलग रेट होगा, ठीक है। तो इस तरह से ये दूसरा क्वेश्चन समाप्त होता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं कि वनों के प्रकार की व्याख्या करें। वन के कितने प्रकार हैं उसकी व्याख्या करें। देखिए, वन समुदाय को निम्न प्रकार से 5 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 5 भागों में। कौन कौन से वो देख लेते हैं कि पहला है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। देखिए, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या होता है कि विकास वहाँ होता है जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर क्या होती हैं, 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती हैं। वहाँ पर क्या होता है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। अब तथा तापमान जो है 25 डिग्री सेल्सियस, यहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है। देखिए, तापमान वहाँ का तो नॉर्मल रहता है 25 डिग्री सेल्सियस, पर वहाँ 25 डिग्री सेल्सियस एनी टाइम नहीं रहता। जैसे मान लीजिए हम लोग का रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो क्या गर्मी के दिनों में 25 डिग्री सेल्सियस? नहीं, बिल्कुल नहीं। वहाँ पर भी ऐसे ही होता है कि 25 डिग्री सेल्सियस तो तापमान दिया गया है, लेकिन वहाँ गर्मी ज़्यादा पड़ता है। अब देखिए, भारत में जो है, भारत में यही ज़्यादा पतझड़ देखने को मिलते हैं। मतलब भारत देश में जो है, मतलब उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र है वहाँ पर ज़्यादा पतझड़ देखने को मिलते हैं। इस प्रकार के वन को अधिक विदोहन ज़्यादा होता है, आर्थिक विदोहन ज़्यादा होता है। आर्थिक विदोहन कहने का मतलब कि इन सब पेड़ों को आर्थिक के लिए, आर्थिक यानी पैसों के लिए काट दिया जाता है, ठीक है। आम, कटहल, जामुन ये सब क्या है, ये जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। इसमें क्या होता है, आम आते हैं, कटहल आते हैं, जामुन आते हैं। ये जो है क्या है, उष्णकटिबंधीय फल हैं, मतलब कि वन है। इन सब का उपयोग किस लिए किया जाता है? आर्थिक विदोहन के लिए, यानी कि अपने आर्थिक के लिए, यानी कि पैसे के लिए ये सब वन लगाए जाते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये क्या होते हैं, यहाँ पर वर्षा जो होता है 70 से 150 सेंटीमीटर वर्षा होता है। यहाँ के वृक्ष जो होते हैं सघन होते हैं, सघन नहीं होकर क्या होते हैं, विरल होते हैं। यानी कि कहने का मतलब ज़्यादा घने नहीं होते हैं। अब पेड़ों के बीच जो जैसे 2 पेड़ हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ हो गया, ठीक है,
और ये एक पेड़ हो गया, ठीक है। इनके बीच में कुछ ना कुछ गैप होता है और इसमें क्या होती हैं, घास से जमी होती है और घास के साथ साथ यहाँ पर कुछ ज़मीनें भी होती हैं और इस ज़मीन पर ही क्या होते हैं, आपको जानवर पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बड़े बड़े आकार के जानवर भी पाए जाते हैं। जैसे इसमें जो पेड़ आते हैं, जैसे पीपल हो गया, नीम हो गया, बेल हो गया, इन सब में क्या होते हैं, बड़े बड़े जानवर, मतलब इन सब के जंगलों में यानी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन में बड़े बड़े जानवर भी पाए जाते हैं। अब देखते हैं पर्वतीय वन। तीसरा जो है पर्वतीय वन, पर्वतों पर पाए जाते हैं। 2500 से 4000 मीटर ऊंचाई पर ये पाए जाते हैं। यानी पर्वत है तो भाई सिंपल सी बात है, ये बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर ये वन पाए जाएंगे। यहाँ ठंडी बहुत होती है। देखिए जितना ऊपर जाइएगा उतना ठंडा बढ़ता जाएगा। बर्फ़ से बचने के लिए इनके जो पत्ते हैं शंकुदार हो जाती हैं। देखिए शंकुदार हो जाती हैं यानी कि कहने का मतलब इनका जो आकार होता है ऐसे कुछ हो जाता है कि ये शंकुदार के तरह से, यानी कि इनके वृक्ष जो हैं कुछ इस तरह से, जैसे एक्समस का पेड़ देखे हैं, ठीक है, बिल्कुल वैसा ही। जैसे ये एक्समस ट्री है, ठीक, ये एक्समस ट्री हो गया, ठीक। ये जो है ये क्या है, मतलब कि ये जो क्या है ठंड से बचने के लिए ऐसा रूप ले लिए हैं, ठीक है। अब देखते हैं मरुस्थलीय वन। मरुस्थलीय वन क्या होते हैं, यहाँ पर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, सबसे कम वर्षा होती है। मतलब कि जहाँ क्या हो, मरुस्थल हो, मरुस्थल यानी कि बालू रेत हो, ठीक है। ज़्यादातर भारत में ये राजस्थान वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैक्टस। यहाँ पर नागफनी पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं, नागफनी पाई जाती हैं, जिनके पत्तों में, जैसे ये पत्ता हो गया उनका और ऐसे पत्ता होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, ऐसे 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 क्या होते हैं, बाहर की तरफ कांट निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं। जैसे इनको छुएंगे आपको क्या हो जाएगा, उंगलियों में चुभ जाएंगे, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं, कैक्टस बोलते हैं। वैसे वो नागफनी है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं इसका दलदली वन। ये दलदली वन क्या होता है, ध्यान से देखिए। यहाँ की वन लकड़ी मजबूत और कठोर नहीं होती। यहाँ की जो लकड़ियाँ हैं दलदली क्षेत्र में, लकड़ियाँ जो होती हैं मजबूत नहीं होती हैं और ना ही कठोर होती हैं। यह बहुत घने होते हैं, घने तो बहुत होते हैं लेकिन इनकी लकड़ियाँ जो होती हैं मजबूत और कठोर नहीं होती हैं। तो आप सोचेंगे कि मजबूत कठोर नहीं होते हैं, किस काम में आएंगे, तो इसका काम ये है कि ये नाव बनाने में काम आती हैं। पश्चिम बंगाल के क्षेत्र में सुंदरवन का जो डेल्टा है वहाँ पर क्या पाया जाता है, ये दलदली वन पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही घने होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है शायद। कृषि को वर्गीकृत करने के आधार पर स्पष्ट करते हुए विश्व में कृषि के प्रकार का वर्णन करें कि कृषि क्या होता है, ठीक है, और कृषि का वर्गीकरण आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर देखिए, कृषि या खेती मानव के प्रमुख व्यवसायों में से एक है। कृषि एक बहुत ही प्रचलित व्यवसाय है। मानव सभ्यता के विकास में स्थित अस्थायी कृषि एक महत्वपूर्ण चरण था। देखिए आज मानव का जो भी विकास हुआ है इसका श्रेय किसको जाता है, कृषि को जाता है। आज लोग कृषि को बहुत कम मतलब वो दे रहे हैं, प्रीफर कम कर रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब ये है कि कृषि जो है, कृषि को ज़्यादा लोग नहीं कर रहे हैं। सब लोग सोच रहे हैं कि हमको कोई सरकारी जॉब मिल जाए या प्राइवेट जॉब मिल जाए, कृषि को ज़्यादा वो लोग महत्व नहीं दे रहे हैं। लेकिन जो भी देश का विकास हुआ है उसमें कृषि का बहुत ही बड़ा रोल है, ठीक है। अब देखिए, अब कृषि एक बहुत ही प्रचलित व्यवसाय है, मानव सभ्यता के विकास के स्थायी में एक महत्वपूर्ण चरण था, ठीक है। भूमि अथवा मिट्टी को जोतने, बीज बोकर बीज उत्पन्न करने, इसके साथ ही सहायक के रूप में पशुपालन, संपूर्ण कार्य प्रणाली की कला विज्ञान को कृषि कहते हैं। देखिए इसके अंतर्गत जो है हम लोग जैसे खेती करते हैं, खेती करेंगे तो भाई पशुपालन तो करेंगे ही, पशुपालन करेंगे, हाँ, खेती के लिए बीज को बोएंगे ही, हाँ, बीज बोएंगे तो ही तो खेती होगा। जिसके पास मतलब खेती होता है, ज़्यादा खेती होता है, उसके पास ज़रूर एक गाय होती है या एक भैंस होती है, ज़रूर होगा, ठीक है, ताकि उनके खेतों से जो भी निकले वो क्या करें, अपने पशुओं को खिला सके। तो ये सब जो भी मतलब प्रणाली है, कार्य प्रणाली है, उसको क्या कहते हैं, मतलब कृषि नाम देते हैं। यानी कि वो कृषि के ही अंदर आ जाते हैं, ठीक है। विश्व में कृषि को वर्गीकृत करने के
मुख्य कारण है, मतलब मुख्य आधार है। देखिए पहला है विश्व में भूमि उपलब्धता के आधार पर सघन एवं विरल खेती होती है। देखिए विश्व में जो है कृषि दो तरह से होती है, एक तो सघन, दूसरा विरल। सघन खेती वहाँ होती है या वहाँ की जाती हैं जहाँ की भूमि सीमित है। मान लीजिए आपको 1 कट्ठा ही खेत दिया जाए तो आप 1 कट्ठा में कितना मतलब बो दें ताकि आपका घर परिवार चल जाए। तो उसके लिए मान लीजिए आपको क्षेत्र दिया जाए, आप किसी को इतना क्षेत्र दिया जाए, तो इसमें क्या करेंगे आप छोटा मतलब बहुत ही सघन क्या करेंगे आप खेती करेंगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऐसे खेती करेंगे। लेकिन वही जिसका होगा तो वो बहुत दूर मतलब क्या करेगा खेती करेगा, यानी कि विरल करेगा। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो इस तरह से सघन और विरल खेतियाँ होती हैं। तो सघन में क्या होता है कि जो विश्व में जो लोग हैं, मतलब विश्व भर के जो देश हैं वो सघन में जो है घनी खेती करते हैं, और वहीं जो विरल में जो है दूर पर खेती की जाती हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है खाद्यान्नों को उगाने को जोर दिया जाता है। ठीक है, मतलब कि जिससे ज़्यादा फायदा हो सके उसको ज़्यादा जोर दिया जाता है। इसमें क्या होता है उच्च किस्म के बीज बोए जाते हैं, उर्वरक नियमित जल पूर्ति का उपयोग किया जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए छोटे से में ही आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो भाई उसके लिए आपको क्या करना होगा, पैसा बढ़िया लगाना होगा, उर्वरक भी बढ़िया लगाना होगा, मतलब पूंजी खर्चा करना पड़ेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो ही आपकी खेती अच्छी होगी। अब अगला देखते हैं, उसी में दूसरा है आर्द्रता एवं जल की पूर्ति के आधार पर भी विश्व में खेती होती हैं। आर्द्रता खेती में विश्व के जिन भागों में 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है वहीं पे ये खेती होती हैं। जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका जैसे देशों में ऐसी खेती देखने को मिलती है। यानी कि हर जगह ये खेती देखने को नहीं मिलती है, कुछ देशों में ये क्या होती हैं खेती देखने को मिलती है। जैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में, ऐसे देशों में क्या होती हैं ये खेती देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां है शायद। देखिए उद्योग के प्रकार को स्पष्ट करें। उद्योग के प्रकार को स्पष्ट करने में देखिए उद्योग को 3 प्रकार से मतलब परिभाषित किया जा सकता है, या उद्योग के 3 प्रकार होते हैं ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए पहला है कुटीर उद्योग। पहला क्या है कुटीर उद्योग। कुटीर उद्योग में क्या होता है, इसे घरेलू उद्योग भी कहते हैं। कुटीर उद्योग को क्या कहते हैं घरेलू उद्योग, क्योंकि लोग इसे अपने घरों पर बनाकर व्यवसाय करते हैं। जैसे मान लीजिए मोची जो है चमड़ा का जूता बनाता है, तो उसको आसानी से क्या होता है गाँव में चमड़े मिल जाते हैं। जैसे गाय का चमड़ा हो गया, या फिर कोई भी मतलब गाय हो गया, या कोई भी मतलब जानवर है जिसका चमड़ा मतलब आसानी से मिल सकता है, उन चमड़ों को क्या कर लेता है वो अपने जूते में, या फिर कोई भी चीज़ चमड़े का जो बनाना होता है, हाँ बैग ही बनाना है मान लीजिए, तो वो क्या करता है चमड़ा का बैग बना देता है। तो इस तरह से वो क्या होता है अपने घरों पर क्या करता है बनाकर उसको आसानी से बेच सकता है। ठीक है, अब दूसरा देखेंगे तो जैसे मान लीजिए कि आलू है, आलू को क्या करता है लोग उसको काट के पीस में चिप्स बना देता है। ठीक है, क्या करता है चिप्स बना देता है, उसको भी क्या करता है लोग पकौड़ा बना देते हैं। इस तरह से वो अपना उद्योग मतलब करते हैं, यानी कि वो अपना बिजनेस करते हैं। वो सब क्या किस में आ जाते हैं कुटीर उद्योग में आते हैं। अब लघु उद्योग की बात करें, दूसरा है लघु उद्योग। तो वे इकाइयाँ जो मध्यम स्तर से विनियोग की सहायता से उत्पादन प्रारंभ की जाती हैं, इन इकाइयों में श्रम शक्ति की मात्रा बहुत कम लगती है। जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि छोटे छोटे काम आते हैं इसमें भी, जैसे अगरबत्ती बनाना हो, पापड़ बनाना हो, ये सब क्या है लघु उद्योग हैं। अगरबत्ती बनाने में श्रमिकों का काम बहुत ही कम मतलब बहुत ना मात्रा का मेहनत लगता है, उसमें क्या होता है अगरबत्ती बन जाता है। ठीक है, और बात करते हैं तीसरा बृहद उद्योग। 3 भागों में बांटा गया है लघु उद्योग, हाँ लघु उद्योग, उसके बाद पहला तो कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, और तीसरा क्या है बृहद उद्योग। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मजदूर के जगह पर बड़ी बड़ी जो बृहद उद्योग है तो मजदूरों की जगह पर क्या होते हैं बड़ी बड़ी मशीनों का उपयोग किया जाता है, जो कि कम समय में बड़ी बड़ी वस्तुओं का निर्माण कर सके। ठीक है, क्योंकि देखिए अब मान लीजिए कि अगर
इसमें पूंजी की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए टीवी निर्माण है, सीमेंट है, वाहन निर्माण है, तो इसमें क्या है कि जैसे मनुष्य जो है मान लीजिए मानव जो है काम करेगा तो इसमें बहुत टाइम लगेगा, लेकिन वही मशीन काम करेगी सीमेंट बनाने में, वाहन बनाने में, टीवी बनाने में, तो ये क्या होगा कि बहुत ही मतलब कम समय में कम खर्चे में क्या हो जाएगा, अच्छा बिजनेस मतलब हो जाएगा, ठीक है। मतलब कि समय का बचत होगा प्लस काम मतलब ज़्यादा होगा और उद्योग भी ज़्यादा होंगे, ठीक है। इस तरह से क्या होगा, जो भी है जो मान लीजिए कि टीवी निर्माता है उसको क्या होगा, उसमें फ़ायदा होगा, सीमेंट निर्माता है उसको फ़ायदा होगा, वाहन निर्माण उसको फ़ायदा होगा। अब ये नहीं कि 30 मजदूर लग गए हैं, अब एक को मजदूर को मान लीजिए 15,000 दे रहे हैं, तो पता चला कि 30 को देने लगे तो ज़्यादा ही खत्म मतलब ज़्यादा ही खर्चा बैठ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करते हैं, इसमें मशीनों का ज़्यादा उपयोग करते हैं ताकि जो है हम आसानी से उस काम को कर सकें और ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सके, उद्योग मतलब जो भी है सामान बना सके, ठीक है। तो ये सारे 5 क्वेश्चन जो थे बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। आई होप कि ये सारे क्वेश्चन आपको अच्छे लगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, इसका सेकंड पार्ट। थैंक यू सो मच।